हमने प्रोटीन्स पढ़ लिया था, प्राइमरी टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, एंजाइम्स आई सपोज हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे Sir, बढ़ते we हैं। have completed proteins. हाँ, एंजाइम्स भी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था मेरे ख्याल से। एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन हमने शायद दे दिया था, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। Yes, time cycle. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू फर्दर। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समथिंग अबाउट द हाउ एंजाइम्स वर्क, अबाउट द बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट बताया था एंजाइम को देखते हैं। अच्छा, कैसे अलग है एक बायोकैटलिस्ट एक नॉर्मल कैटलिस्ट से? पहले तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको आराम से कुछ बैठ के समझा देता हूँ, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, फिर हम बोर्ड के साथ पास चलेंगे। पहले तो आप ये पॉइंट 2-3 पॉइंट समझ लीजिए मेरे। ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट ये है कि एंजाइम्स जो है उनको हम नॉर्मल कैटलिस्ट से अलग बोलते हैं, उनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। और बायो कैटलिस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं उनको क्योंकि वो एक बायोलॉजी मतलब इन वीवो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। आई सपोज यू नो अंडरस्टैंड व्हेन आई से इन वीवो मतलब इनसाइड बॉडी। अब ये नॉर्मल कैटलिस्ट से ऐसा लगे कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल कैटलिस्ट की बात करो, लेट्स से प्लैटिनम की बात करते हैं, प्लैटिनम या कोई भी दूसरा जो कैटलिस्ट है वो मल्टीपल रिएक्शन में काम कर सकता है। मतलब कि एक कैटलिस्ट आप पढ़ लीजिए एंड यू कैन सी दैट कैटलिस्ट इज वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। लेकिन बायो कैटलिस्ट के साथ क्या सीन है ना कि बायो कैटलिस्ट बड़े स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है, लेट्स से उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। तो जो हेक्सोकाइनेज होगा वो स्पेसिफिक है कि वो ग्लूकोज या किसी हेक्सो शुगर के ऊपर ही फास्फोरस लगाएगा। पेंटोस या राइबोस आ जाएगी तो फिर उसको उस पर हेक्सो शुगर नहीं लगाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से वेरी 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 स्पेसिफिक होते हैं कौन? एंजाइम्स। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और ध्यान दीजिए, नॉर्मल कैटलिस्ट आपकी स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है, बायो कैटलिस्ट को बढ़ाता है। एक और चीज मैं आपको बायो कैटलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि हम ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए जो एक नॉर्मल कैटलिस्ट है उसके बिना रिएक्शन हो रही है और कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन हो रही है। तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बिना भी रिएक्शन हो जाती है ना, एनर्जी आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, बस ये फर्क आ जाता है। और रिएक्शन माइट टेक प्लेस। ठीक है, बट इन बायोलॉजी अगर एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं होगी। अब मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि वो इतनी स्लो होगी कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ले रहा हूँ एक एंजाइम का नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आइए कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में थोड़ा समझते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में समझते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है। किसी को आइडिया है इस एंजाइम के बारे में? कोई कुछ बताना चाहेगा कि मैं कंटिन्यू करूं? सर CO2 के ट्रांसपोर्ट में काम आता है शायद। कैसे सर ये कैसे उसको शीतल? उस फॉर्म में लाता है ताकि वो हमारे ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट हो सके CO2। हाँ, मतलब काफी आइडिया है तुम्हें, सही आइडिया है एक्चुअली। इसका मान लो कि बहुत सिंपल सा बता रहा हूं कि लेट्स से ये आपके टिश्यूज है, आपके टिश्यू और टिश्यू में ये आरबीसी है, आरबीसी है। आरबीसी ने क्या किया? जो टिश्यू है, टिश्यू से टिश्यू को क्या दे दिया? टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया। हम ये करते हैं, आरबीसी टिश्यू दे देते हैं ऑक्सीजन और पिक कर लेते हैं CO2। CO2 पिक कर दिया, ठीक है। अब CO2 को पिक करने के बाद इस CO2 में वाटर ऐड किया जाता है और वाटर ऐड करके उसको बनाया जाएगा H2CO3। ठीक है, H2CO3। इस H2CO3 को मैं आरबीसी थोड़ा बड़ा बनाना चाहूंगा टू एक्सप्लेन दिस। थोड़ा सा बड़ा आरबीसी बनाते हैं, इसलिए ये आरबीसी। ठीक है, तो ये पिक किया CO2, डिलीवर किया आउटपुट।
जो CO2 पिक किया उसको सो स्क्रीन ब्लर है, क्या ब्लर है? स्क्रीन ब्लर है, सब लोगों की स्क्रीन ब्लर है। सब बोर्ड नहीं सर क्लियर है। देखिए किसी एक की जब स्क्रीन ब्लर होती है तो वो अपने फेलोमेट से एक बार पूछ लेगी यार सबकी ब्लर है ना सिर्फ 80% की ब्लर है, पर आप पूछ के उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O मिलके मुझे मिल गया H2CO3। ठीक है, तो ये तो कंपाउंड्स मिले एंड आई गॉट H2CO3। ठीक है, कोई डाउट? अब ये जो H2CO3 है ये ब्रेक कर जाएगा इनटू H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, क्लियर? ये H प्लस अटैक करता है HbO2 पे, हेमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन, और हेमोग्लोबिन अलग हो जाता है, फ्री हो जाता है, और O2 रिलीज हो जाता है और ये O2 टिश्यू में चला जाता है। ये आप समझ गए। ये जो HCO3 माइनस है, ये जो HCO3 माइनस ये निकल जाता है बाहर एज HCO3 माइनस, जुड़ता है किसी सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ तो फॉर्म NaHCO3 या KHCO3। तो इस फॉर्म में नोन एज बायोकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा में, और करीब करीब 70% CO2 ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब अच्छा, अब CO2 को वाटर से जोड़ना, H2CO3 को ब्रेक करना H प्लस HCO3 माइनस में, इस पूरे तामझाम में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2 और H2 को जोड़ के H2CO3 बनाता है, और क्योंकि वो इट्स एन अनस्टेबल कंपाउंड उसको ब्रेक करता है H प्लस और HCO3 माइनस में। अब सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक ऐसा एंजाइम है व्हिच कैन गो इन द बोथ डायरेक्शंस। तो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। दोनों डायरेक्शन कैसे? अब तो ये तो टिश्यू था, यहां तो ऑक्सीजन डिलीवर करनी थी। अब एल्वेलाई पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं? एल्वेलाई पे आ जाते हैं। आइए एल्वेलाई पे चलते हैं। ये आ गए हम एल्वेलाई पे। एल्वेलाई मतलब लंग्स में क्या होता है। अब एल्वेलाई में हर चीज उल्टी जाती है, आपको सारे एरोज उल्टे कर देने। एल्वेलाई में आप एल्वेलाई से ऑक्सीजन आरबीसी में आती है, पता है ना आपको कि लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आती है ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ऑक्सीजन आती है और CO2 जाती है, ये एल्वेलाई में होता है। क्लियर है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एल्वेलाई। क्लियर? अच्छा, सारे एरो उल्टे कर रहे हैं। अब एल्वेलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन अटैक करती है हेमोग्लोबिन पे। किस पर अटैक करती है? इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ऑक्सीजन अटैक किया हेमोग्लोबिन पे और बना दिया HbO2। HbO2 और जैसे ही हीमोग्लोबिन पे अटैक फॉर्म HbO2 लिबरेट कर देता है HbO2 प्लस H प्लस। तो अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे अटैक करके HbO2 बना लेगी, लिबरेट कर देगी क्या? H प्लस। ये H प्लस HCO3 माइनस से इंटरैक्ट करेगा जो बाहर से अंदर आ जाएगा। कैसे? NaHCO3 जिस फॉर्म में था ब्रेक कर जाएगा एंड इट फॉर्म्स HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस अंदर आ जाएगा, अंदर आके H प्लस से जुड़ेगा तो फॉर्म H2CO3, और फिर ये H2CO3 ब्रेक कर जाएगा इनटू H2O and CO2, और ये CO2 एल्वेलाई में पहुंच जाएगी। मतलब पहले HCO3 माइनस बना और ट्रांसपोर्ट हो गया, और जब एल्वेलाई में पहुंचे वही HCO3 माइनस जो बाहर गया था वो अंदर आया, और फिर H प्लस से जुड़ के H2SO3 बना, सब कुछ उल्टा हो गया, CO2 बन गया और CO2 एल्वेलाई में लिबरेट हो गई और लंग्स से लेकर वो हमने एक्सपायर कर दिया। तो सेम चीज है, बस दो डायरेक्शन में चलती है, एक टिश्यू में अलग तरीके से और एल्वेलाई में अलग तरीके से। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ना ही सिर्फ CO2 प्लस H2O को जोड़ के H2CO3 बना सकता है, बल्कि H प्लस और HCO3 को जोड़ के H2CO3 और H2CO2 भी बना सकता है। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखूं तो H2O plus CO2 gives you H2CO3 breaks down into H plus plus HCO3 minus। ये एक रिएक्शन है। क्लियर? और इसी रिएक्शन को आई कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो। हाँ जी,
सर राइट साइड नहीं दिख रहा है। राइट साइड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आई सपोज अब दिख रहा होगा। मैं फोकस भी करता हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ। तो अब इस रिएक्शन को देखेंगे, क्लियर है? इसके माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है। आप इस डायरेक्शन देखेंगे तो H2 प्लस CO2, अब मैंने ये दो एरो बनाए हैं, ये बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। क्यों? इस डायरेक्शन में जाएगा टू फॉर्म HCO3 माइनस जब टिश्यू में होगा, और एल्बुलाइन में रिवर्स डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टिश्यू एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एल्बुलाइन। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये कॉन्सेप्ट आपके रेस्पिरेशन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये रिएक्शन जितने आप देख रहे हो, दोनों स्टेप्स में जो एंजाइम काम कर रहा है, दैट इज अ सिंगल एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो आई सपोज आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू शेड लाइट ऑन वन मोर कॉन्सेप्ट कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसकी हाई कंसेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में रहती है। तो ये जो रिएक्शन है ये मैक्सिमम होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, इसका लिमिटेड अमाउंट आपके आरबीसी में रहता है। तो थोड़ी सी ये रिएक्शन आरबीसी में भी होती है, ठीक है। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा और वेरी लिटिल कंसेंट्रेशन इज प्रेजेंट इन दी आरबीसी आल्सो, ठीक है। तो आई सपोज आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्लियर है। अब जब रेस्पिरेशन की बात आएगी, फिजियोलॉजी की बात आएगी, मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आपको तब इसको लिंक करना होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ मैंने आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्यों बताया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके एनसीईआरटी, जो कि मेरे लिए जब मैं पढ़ाता हूँ, नीट की तैयारी कराता हूँ, तो आप उसे मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट बुक समझ सकते हैं, ग्रंथ समझ सकते हैं, इसको फॉलो करता हूँ। तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ही एग्जांपल ले रही है एंजाइम की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, और मैं वही आपको कोट करने जा रहा हूँ कि जब इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एब्सेंट, देन दिस रिएक्शन ऑकर्स, रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं होती है, होती है। रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? दैट इज रिएक्शन स्पीड इज चेंज इन प्रोडक्ट dB, दैट इज अ प्रोडक्ट और यूनिट टाइम। ये आपका बेसिक फिजिक्स है। चेंज इन मतलब कि कितना प्रोडक्ट बना, या चेंज इन द प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बना इन द पर यूनिट टाइम। ये जो होता है दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये ऑलमोस्ट होता है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, मतलब एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनते हैं जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता है। क्लियर? तो ये रिएक्शन होती है, बड़ी एक स्पीड पे होती है नोन एज 200 मॉलिक्यूल पर आवर। ओके, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है तब ये स्पीड बदल जाती है, ये स्पीड हो जाती है 6 × 10⁵, जिसको मैं बोल सकता हूँ अगर इंग्लिश के टर्म्स में 6 लाख 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो जब नहीं है तो स्पीड क्या रिएक्शन की? H2CO3 कितना बन रहे हैं? 200 पर आवर। जब है तो कितने बन रहे हैं? 6 लाख। तो 200 6 लाख हो गए और पर सेकेंड हो गया। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग यू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड के सामने 200 मॉलिक्यूल पर आवर इज नेग्लिजिबल। तो अब समझिए कि एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। हम ये नहीं कह रहे कि एंजाइम की एब्सेंस में रिएक्शन नहीं होगी, एंजाइम की एब्सेंस में रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वो इतनी स्लो होगी कि वो ना के बराबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंजाइम के बिना बायोलॉजी में रिएक्शंस नहीं होती, या इतनी स्लो होती हैं कि दोज आर दैट्स अ नेग्लिजिबल स्पीड। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ? नाउ सवाल ये आता है, अब चीजें लिंक्ड है, सवाल ये आता है कि एंजाइम ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा रहा है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा रहा है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन 200 मॉलिक्यूल पर आवर से 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड पे जा रही है। ये हम समझेंगे कि क्या छड़ी घुमा रहा है, क्या कर रहा है ऐसा,
ऐसा क्या उसने कर दिया कि रिएक्शन इतनी तेज हो गई। क्या उसको समझने से पहले मैं 2-3 प्रॉपर्टी और बताना चाहूंगा आपको बायो कैटलिस्ट की, कि बायो कैटलिस्ट नॉर्मल कैटलिस्ट से ऐसे भी अलग है कि नॉर्मल कैटलिस्ट को ज्यादा टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए रिएक्शन 700 डिग्री पे हो रही है, अगर आपने 700 से 720 कर दिया, इट डजंट मैटर मच, राइट। बट यही अगर आपने बायो कैटलिस्ट की बात हो रही है, अगर एक रिएक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, आपने 39 कर दिया, 38 कर दिया, इवन 40 कर दिया, ठीक है, लेट्स से 40 कर दिया, तो काफी चेंज आ जाएगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन में। तो मतलब टेम्परेचर के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स। और क्यों होते हैं आपको आपको बता दिया, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स फंक्शन इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट हो जाता है टेम्परेचर से। फिर मैंने कहा कि दे आर पीएच सेंसिटिव आल्सो, तो एंजाइम्स आर टू मच सेंसिटिव फॉर पीएच, टू मच सेंसिटिव फॉर द टेम्परेचर। ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है एंजाइम्स के बारे में, जो आप शायद एक नॉर्मल कैटलिस्ट में नहीं देखेंगे या उतने स्तर पर नहीं देखेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो मैं आपको उसी बात पे लेके जा रहा हूं कि क्या जादू की छड़ी घुमा रहा है एंजाइम, कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब इस बात को समझने के लिए आपको मैं पहले कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है समथिंग अबाउट ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज, अब आप इमेजिन कीजिए एक पर्सन है, हालांकि मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, लेट्स से कुर्सी है, इमेजिन कीजिए कुर्सी, लाइक अ चेयर, ओके, द चेयर, ओके, समझ रहे हैं, बड़े सिंबल्स है, चेयर है। अब एक पर्सन 3 स्टेप में, पहले एक पर्सन इस पे बैठा हुआ है, पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर, पर्सन who is like sitting on the chair, okay, yes, whatever, okay, okay, so this person is sitting on the chair, बैठा हुआ आराम से, ठीक है। now it's more you are looking like a, let's leave it, तो ये चेयर पे बैठा हुआ है और फिर ये चेयर से खड़ा हो गया, he stood up, ये पर्सन जो है वो चेयर से खड़ा हो गया, okay, he stood up, okay, let's, तो ये पर्सन चेयर पे बैठा हुआ था और अब ये पर्सन जो है ये चेयर से खड़ा हो गया, ओके। अब जब ये चेयर पे बैठा हुआ था, चेयर पे से जब ये खड़ा हुआ है, तो ये बीच में एक स्टेप ये भी आया होगा कि ये आधा बैठा होगा और आधा खड़ा होगा, लाइक हाफ सिटिंग एंड हाफ स्टैंडिंग, मतलब बीच में एक ट्रांजिशन फेज आया होगा जब ये आधा खड़ा होगा और आधा बैठा होगा, ठीक है। तो थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ओके, लाइक, ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जब बैठने से जब वो खड़ा होता है तो उसमें डिफरेंट फेज आते हैं, पहले वो बैठा होता है आराम से, फिर वो धीरे से उठता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो खड़ा हो जाना, स्टैंडिंग अप, एक पॉइंट है, बैठ जाना एक पॉइंट है, और आधा खड़ा और आधा बैठा, हाफ स्टैंडिंग एंड हाफ सिटिंग, ये तीसरा पोस्चर है। अब समझो, इसको हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट, इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं द ट्रांजिशन फेज। द ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से देखो, जब कोई इंसान आधा ऐसे आधा खड़ा आधा बैठा है, तो यहां से वो खड़ा भी हो सकता है, यहाँ से बैठ भी सकता है, खड़ा हो जाएगा, he will stand up, he will be at ease, वो आराम से हो जाएगा, वो आराम से आ जाएगा, वो बैठ जाएगा तो भी वो आराम पे आ जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन, आधे घुटने मुड़े हुए हैं, आधी बॉडी ऐसे, क्या ये बहुत अच्छा फेज है? नहीं, ये एक बिल्कुल भी अनस्टेबल फेज है, ये बड़ा ही अनस्टेबल है, इसमें आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, ये बड़ा ही कष्ट का है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार आप इस पोस्चर में आ गए, एक बार आप इस पोस्चर में आ गए, अब आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, खड़े भी हो सकते हो, आप बैठ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इस फेज में नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप खड़े हुए से बैठने जाओ या बैठने से खड़े होने जाओ, दोनों ही केस में आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इस फेज में आ गए, फिर आप इजीली दोनों में से किसी भी फेज में जा सकते हो।
तो आई सपोज आपको ट्रांजिशन फेज क्लियर है। ट्रांजिशन फेज वो फेज है जो बीच में आता है, जो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जहां पे आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दिस नॉट गुड। ऐसा ऐसा रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बैठने के लिए थोड़ी शायद कम और खड़े रहने के लिए शायद थोड़ी सी और कम या ज्यादा, जो भी है। लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इस फेज में जो आधा बैठा हुआ आधा खड़ा हुआ फेज है, इसमें आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये हाई एनर्जी स्टेट होती है। ट्रांजिशन फेज इज हाई एनर्जी स्टेट। ये अच्छी स्टेट नहीं है, ये अनस्टेबल स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट है। यहां से आप यहां भी आ सकते हो, यहां भी जा सकते हो। नाउ पे अटेंशन। अब आपको मान लो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पे जाना है, तो पहले आपको ट्रांजिशन फेज पे आना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं पे भी प्रोडक्ट में जा सकते हो। और इसके लिए आपको इनर्शिया ओवरकम करना पड़ेगा। अगर फिजिक्स के हिसाब से जाए, कुछ बेसिक एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि हर चीज अपनी पुरानी स्टेट में रहना चाहती है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और ये हर जगह अप्लाई होता है कि हर चीज हमें पुरानी स्टेट में रहना चाहती है। तो कोई केमिकल कंपाउंड भी है तो वो चाहता है कि जिस स्ट्रक्चर में है, जिस केमिकल स्ट्रक्चर में है, वो वैसा ही रहे, वो ना बदले। तो आपको उसको बदलाव की तरफ ले जाने के लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो। भाई फॉर एग्जांपल, मैं खड़ा, ठीक है, ठीक है, अगर मैं खड़े होने से बैठ जाऊं तो ऑफ कोर्स मेरे को ज्यादा आराम मिलेगा मिलेगा, लेकिन मैं बैठना चाह नहीं रहा। और अगर मुझे बिठाना है तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मैं एटलीस्ट इस फेज में आ जाऊं, ताकि मैं फिर इजीली बैठ जाऊं। तो मैं चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, उल्टी डायरेक्शन में आ जाऊं, मैं बैठा हूं, मैं आराम से हूं, मुझे खड़ा होना है। ऑफ कोर्स थोड़ी खड़ा होऊंगा तो उसको थोड़ी सी एनर्जी एक हायर स्टेट पे चला जाऊंगा, बैठने से हायर स्टेट पे है वो। लेकिन फिर भी मुझे उससे भी ज्यादा कई एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इस बदलाव में लाने के लिए, ठीक है ना। तो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, रिएक्शन के बाद एनर्जी मिल रही हो या रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी चाहिए हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपको एक हाई एनर्जी स्टेट में जाना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और वो एनर्जी जो मुझे चाहिए इस ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए, उसको हम बुलाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो मुझे किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। क्लियर है पॉइंट? और एंजाइम जो है, और जो एंजाइम है वो इसी पे खेलता है। वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन फेज, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। और क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम कर देता है, तो बॉडी इन्वेस्ट इन दैट रिएक्शन। बॉडी उस रिएक्शन में क्या करती है? इन्वेस्ट करती है और उस रिएक्शन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। आप कोई कुछ कह रहे हैं, किसी को कोई डाउट है? अभी एनसीईआरटी का एक डायग्राम बना रहा हूं, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है एनसीईआरटी का, लेकिन ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कहता है। पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। ये सबस्ट्रेट है, सॉरी, इस तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस तरफ रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, एक डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक। और इस तरफ है एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कंपाउंड, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबस्ट्रेट एक पोटेंशियल एनर्जी पे, कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी पे, और जो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सबस्ट्रेट ये रहा, एक हाई पोटेंशियल एनर्जी पे और प्रोडक्ट है लो पोटेंशियल एनर्जी पे। अब क्योंकि सबस्ट्रेट हाई पे है, प्रोडक्ट लो पे है, तो बड़ा वैसी बात है, सबस्ट्रेट विल लूज एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो ओवरऑल दिस रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, still we need to give this substrate some energy. Why? Because before moving to the product, we have to move to a higher energy state known as transition phase. तो हमें ट्रांजिशन फेज पे मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट पे आप आ रहे हो, प्रोडक्ट हालांकि अच्छा है, लो एनर्जी पे हमें ओवरऑल एनर्जी मिल रही है, लेकिन हमें फिर भी एक हाई एनर्जी स्टेट में जाना पड़ता है, दैट इज नॉट ट्रांजिशन स्टेट। अब प्रोडक्ट चाहे यहाँ होता
चाहे यहाँ होता चाहे कहीं मर्जी होता, इस ट्रांजिशन एग्जाम में क्या जरूरी था। अब तो हुआ क्या, इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले ही जाएगा ट्रांजिशन स्टेट पे और फिर आ जाएगा प्रोडक्ट। So that is the way reaction will progress. It will move to a transition phase and it will move to the product phase. That is the way a reaction is moving. And ये हो रहा है कब, तो ये जो amount of energy है, ये जो amount of energy है, ट्रांजिशन की एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये जो एनर्जी है इसको हम बुला सकते हैं दी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है, आगे बात समझो। ओके आगे समझते हैं। ये तो हुआ एक नॉर्मल सिनेरियो जब एंजाइम नहीं है। जब एंजाइम आ जाएगा, जैसे मैंने बताया एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। तो मान लो ट्रांजिशन फेज की जो एनर्जी है वो उसने लोड पे ले आया, लेट्स से वो इस पॉइंट पे ले आया, इस पे लेट्स से इस पॉइंट। तो ये रिएक्शन मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे और फिर ऐसे। अब जो एनर्जी रही वो सिर्फ छोटी रहेगी, इतनी सी रहेगी, अप्रोक्सीमेट इतनी रहेगी। दिस इज द अगेन एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। पहले इतनी सारी थी, अब क्या हो गई, कम हो गई। और लेकिन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पहुंचा, पहले भी प्रोडक्ट पहुंचा था, अभी भी प्रोडक्ट में पहुंचा, बस एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या हो गई है, बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है। और यही चीज कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है। और इसी वजह से एंजाइम क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से एंजाइम की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है क्लियर। अब मेरी बात, किसी को कोई डाउट? So y axis पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ना, जी क्या कह रहे हैं आप? तो y axis पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हो आप काजल? यस काजल, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखा है वो, पोटेंशियल एनर्जी। तो आई सपोज दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि क्या क्या कर रहा है एंजाइम। अब देखिए मैं आपको एक चीज और थोड़ा समझाना चाहूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा ये आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए बता रहा हूँ। आप ना इस तरफ देखो, आप जरा एक बार ये ग्राफ पे देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या आपको ये डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट लग रहा है कि ये 6 लाख मॉलिक्यूल से 200 मॉलिक्यूल से 6 लाख पे ले जाए? मतलब क्या ये इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस लग रहा है आपको? उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता नहीं है, उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता नहीं है। तो फिर एंजाइम इतना स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ा क्यों रहा है? इसको ना आपको और इस तरीके से समझो कि आपकी जो बॉडी है ना, दैट्स अ वेरी गुड बिजनेसमैन। ठीक है ना, आप समझ लो कि धीरू भाई अंबानी, तो चलो नॉट इज डेड, अंबानी से भी ज्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है कौन? आपकी बॉडी। वो एक रिएक्शन में तभी इन्वेस्ट करेगी जब उस रिएक्शन को करने के लिए मिनिमम एनर्जी अवेलेबल है। इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, गर्ल्स विल अंडरस्टैंड इट मोर बिकॉज इट्स कंसर्न विद शॉपिंग। लेट्स से एक बैग है, ठीक है ना, लेट्स से एक ड्रेस है, अज्यूम कर लेते हैं, और वो ड्रेस की कॉस्ट लेट्स से 2000 रुपए है, ठीक है, 2000 इज द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। आपको क्या लगता है कि वुडलैंड या कोई भी शोरूम, कोई भी अच्छे जो नॉर्मल ब्रांड्स की अगर बात करें, एक वुडलैंड की बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि जो वुडलैंड है या कोई भी दूसरा ब्रांड है ना, इनकी मैक्सिमम सेल कब होती है, इन सीजन या ऑफ सीजन? इन सीजन, मोस्टली इन ऑफ सीजन। ऑफ सीजन होती है भाई, ऑफ सीजन होती है। मैं बताता हूँ कि हमारे देश के जनरल टेंडेंसी है कि हमें अच्छे ब्रांड की चीजें पहननी है, और लेकिन हमें वो उतनी महंगी नहीं खरीदनी है, क्योंकि मैक्सिमम जनता एवरेज है, मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है ना। वी डोंट वांट टू स्पेंड 5 to 7,000 ऑन शूज, लेकिन जब कोई सेल में 5,000 के जूते 2,500 के हो जाते हैं और भी सस्ते, यहाँ 60% सेल हो जाती है, तो हम उसको खरीदते हैं। तब मैक्सिमम चीजें बिकती है जब सेल लगती है। तो आप ये समझ लो कि
एंजाइम का आना ना बॉडी में सेल लगना है कि एंजाइम आ गया, अरे ये तो सेल लग गई, अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है। अब ये सेल कुछ देर की है, 2 महीने की है, थोड़ी देर की है ना, एंजाइम आया है तो कल को खत्म हो जाएगा। तो बॉडी क्या करेगी, अभी ये एंजाइम आया है, अब बाकी सारे काम छोड़ो, सारी एनर्जी ना इसी वाली रिएक्शन में इन्वेस्ट कर दो, जितना हो सकता है फटाफट उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर दो, कल एंजाइम हो चाहे ना हो। आ रही है बात समझ में? तो जैसे ही एंजाइम आता है ना, वो समझ लो उस ब्रांड पे सेल लग गई कि अभी वो 50% ऑफ पे मिल रहा है, हो सकता है बाद में वो मिले चाहे ना मिले। तो ऐसा नहीं होता कि पहले 1000 लोग खरीद रहे थे उस चीज को और फिर सेल लगी तो 50% सेल लगी तो 2000 खरीद लिए, ऐसा नहीं होता। 1000 का 2000 नहीं हो रहा, 50% में आप जैसा रेशियो बनाए 1000 से लाख हो जाता है। जो पहले 1000 लोग खरीद रहे थे उसे आप 50% सेल पे कर दो तो 2000 नहीं बढ़ेंगे, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एक्सट्रीमली बढ़ेगा, वो 2 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, वो बहुत लोग खरीदने लगेंगे। तो वैसे ही एंजाइम है, इट्स अ सेल, कि उस रिएक्शन में सेल लग गई कि अभी वो सस्ती होगी ये रिएक्शन, अभी कर लो तो कर लो, जितने मर्जी खरीद लो, बाद में एंजाइम रहा ना रहा, पता है सेल हट गई तो फिर महंगा खरीदना पड़ेगा। तो दैट्स द बॉडी है, बॉडी इज अ वेरी स्मार्ट। जब भी एंजाइम आना इज लाइक सेल लगना, जब भी सेल लगेगी उसमें इन्वेस्ट करो और जितना ज्यादा हो सकता है उतना खरीद लो, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है 200 से 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। आई सपोज दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। अभी भी डाउट है तो No, sir. पूछिए। ओके चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज मुझे आपके साथ बात करनी है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, कि कौन से फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करेंगे। इसमें से मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि 2 फैक्टर्स जो है वो बहुत ही कॉमन से हैं, टेम्परेचर एंड पीएच। ये बात कर रहे हैं बोलता फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे बता देता हूं आपको। पीएच, टेम्परेचर, ये 2 चीजें मेनली इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन का करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या चीज इफेक्ट करेगी, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसको एक और चीज इफेक्ट करती है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, कैसे मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर, ठीक है। अब समझिए, पहले पीएच और टेम्परेचर की बात करते हैं, फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें है थोड़ा ट्रिकी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसको मैं आराम से बताऊंगा। पहले पीएच और टेम्परेचर की बात करते हैं। पीएच और टेम्परेचर में आपको बस मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन ग्राफ सेम ही है। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ इसके नीचे है, ठीक है ना। इस तरफ लेट्स से टेम्परेचर है, इस तरफ यहाँ मैंने पीएच लिया, नजर आ रहा है आपको? हाँ, इस तरफ को पीएच ले लिया और इस तरफ हमने ले लिया एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी, इधर भी एक्टिविटी और इधर भी एक्टिविटी। मतलब जो आपका ये वाला एक्सिस है इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो, वाई एक्सिस पे एक्टिविटी है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे एक्टिविटी है, एक्स एक्सिस पे पीएच है, ये हिसाब किताब है, ठीक है ना। ओके अब समझिए, अब दोनों में जो कर्व है वो सिंपल पैराबोलिक है, सिंपल ये कर्व, ठीक है क्लियर। और ये कर्व साफ दिखा रहा है कि जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्टिविटी बढ़ी 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 और एक पॉइंट आया वो मैक्सिमम हो गया, क्या हो गई? मैक्सिमम। और जिस टेम्परेचर पे वो एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, भाई ये एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, किस टेम्परेचर हुई? आओ नीचे आओ, उस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस पे परपेंडिकुलर जब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस पे जब मैंने परपेंडिकुलर गिराया और जो टेम्परेचर कंसाइड किया इसके साथ, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को बोलते हैं द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम पर्याप्त, ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्ट अमाउंट, एडिक्वेट, ओके। तो दिस इज नॉट इवन एडिक्वेट टू बी रॉन्ग वर्ड, ऑप्टिमम मींस पर्याप्त, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट अमाउंट जिस पे इसकी एक्टिविटी क्या है? मैक्सिमम है। अब आप यहां से आपने टेम्परेचर जब बढ़ाना शुरू किया तो एक्टिविटी क्या होने लगी? कम होने लगी। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ये आपने टेम्परेचर के लिए देखा,
पीएच की बात करें तो सेम चीज, आपने शुरू में पीएच बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक एक पॉइंट आया ये वाला, जो मैक्सिमम हो गई, वो पॉइंट क्या है, नीचे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जो पीएच आया दैट इज द स्पेसिफिक द ऑप्टिमम पीएच, अगेन द ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, जिसका एक्टिविटी क्या है मैक्सिमम, उसके बाद क्या है वो डिक्रीज करने लगेगी। सो मैंने इससे ये समझा कि अगर मैं ऑप्टिमम पे हूं, मेरी बात ध्यान सुनेगा, अगर एक्टिविटी ऑप्टिमम पे है, उसके बाद चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं, एक्टिविटी ने डिक्रीज ही होना है। मतलब अगर आप ऑप्टिमम में हैं, आप ऑप्टिमम से दूर जाएंगे, फॉर एग्जांपल सलाइवरी अमाइलेज का एग्जांपल लेंगे, दोनों के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहां मार्क कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, इसके आगे मार्क करते हैं 40, 45, 47 लाइक दिस, ओके, या 5 बढ़ाना मैं 42, 47, 52 समथिंग लाइक दैट, ओके, और इधर 5 घटा देते 32 और 10 के कितने हो गए, 32 से 5 2 27, ओके, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो 37 से आप आगे गए 42 पे, तो भी एक्टिविटी डिक्रीज, 47 पे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज, 37 32 पे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज, और 27 पहुंचे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? एक चीज और जो समझने वाली है कि एक्टिविटी जो 27 पे होगी वही अप्रोक्सीमेटली 47 पे होगी, और वो एग्जैक्टली हाफ होगी मैक्सिमम की। अब ध्यान समझिए, ये जनरल रूल है कि अगर 37 ऑप्टिमम है तो आप 37 से 47 गए, मतलब आपने 10 डिग्री चाहे बढ़ाया चाहे 10 डिग्री कम किया, 37 से 27 गए, 10 डिग्री कम किया, हर 10 डिग्री के चेंज के लिए एक्टिविटी मतलब हर 10 डिग्री चेंज के ऊपर एक्टिविटी या तो डबल हो जाती है या आधी हो जाती है, डिपेंडिंग आप ऑप्टिमम की तरफ मूव कर रहे हैं या ऑप्टिमम से अवे मूव कर रहे हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि सलाइवरी अमाइलेज के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लो उसकी स्पीड 17 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्टिमम याद रखना 37 है, 17 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्पीड है 5 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, 5 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो 17 से जब मैं 27 किया, मैंने 10 डिग्री बढ़ा दी, तो 17 से जब मैं 27 किया, मैंने 10 डिग्री बढ़ा दी है टेम्परेचर में, तो एक्टिविटी डबल हो जाएगी, 5 से 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड हो जाएगी। अब मुझे कैसे पता डबल हो जाएगी? क्यों? क्योंकि मैं टुवर्ड्स 37 जा रहा हूं, मैं ऑप्टिमम की तरफ जा रहा हूं, तो एक्टिविटी डबल हो जाएगी। तो 17 से 27 एक्टिविटी 5 से 10 हो गई, ठीक, गेटिंग माय पॉइंट? 27 से 37, 27 से 37 एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 10 से 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड कितनी हो जाएगी? यस सर, 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड। तो 27 37 भी क्या होगी? डबल होगी, क्योंकि मैं ऑप्टिमम की तरफ जा रहा था, तो 20 पे पहुंच गया, ठीक है, 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड। अब जब मैं 37 से 47 जाऊंगा, अब एक्टिविटी क्या हो जाएगी? फिर से 10 डिग्री का चेंज आएगा, अब एक्टिविटी 40 के बजाय 20 की आधी हो जाएगी, दैट इज 10। क्यों? मैं ऑप्टिमम से दूर चला गया, 37 से दूर जा रहा हूं, तो अब वो कितनी हो गई? 10। और 47 से 57 गए, फिर से कितनी हो जाएगी? 5। तो हर 10 डिग्री के चेंज के लिए ऑप्टिक एक्टिविटी या तो डबल हो जाती है या हाफ हो जाती है, डिपेंडिंग कि आप ऑप्टिमम की तरफ जा रहे हैं या ऑप्टिमम से दूर जा रहे हैं। आई सपोज आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर का हिसाब किताब। इन जनरल बात करें तो शुरू में टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे 17, 18, 20, 27, 37 ऑप्टिमम तक टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? एक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर बढ़ा के एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो ऐसा ही कारबार है, ठीक है। अच्छा, ये एंजाइम टू एंजाइम वेरी करेगा, एंजाइम टू एंजाइम क्या करेगा? वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एंजाइम ले लिया, ये तो सलाइवरी अमाइलेज था, ठीक है, अभी इसको छोड़ते आगे बाद में पढ़ेंगे। अब पीएच आ जाते हैं। पीएच के लिए भी सेम चीज है, सलाइवरी अमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच है 6.8, मतलब ये जो पीएच है यहाँ पे इसको बोलते हैं 6.8। अब इसके आगे ले लेते हैं 7, 7.2, 7.5, 8, है ना, ये पीएच ले लेते हैं। और इधर लाइक 5, 4, 3, तो आप क्या देख रहे हैं? जैसे आप पीएच बढ़ाते गए 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.8 एक्टिविटी बढ़ी, 6.8 पे मैक्सिमम हो गई,
फिर 7.8 8.8 वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर की जैसी पीएच भी है। क्लियर है? अब मैं क्या बता रहा था, मैं सेम चीज लेता हूं। अब ये सेम ही चीज है। अब मैंने क्या किया, मैंने एंजाइम बदल दिया। सलाइवरी एमाइलेज की जगह मैंने एंजाइम ले लिया पेप्सिन। कौन सा ले लिया? पेप्सिन। अब पेप्सिन आप जानते हो ये अलग एंजाइम है। अब इसका ऑप्टिमम 6.8 नहीं है। पेप्सिन का जो ऑप्टिमम होता है वो अलग होता है। पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, उसका ऑप्टिमम अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 2 है। मैं 2 मान लेता हूँ, 2 पीएच। तो अब इसके जो राइट में है वो आ जाएगा 3 4 5 और इसके नीचे आ जाएगा 1.5 0.25। तो अब आप नहीं बोलेंगे कि 6.8 को मैक्सिमम काम करेगा, नहीं, वो स्लैब माइनस था। हर एंजाइम के लिए अपना अपना क्या होगा, उनका ऑप्टिमम होगा, टेम्परेचर भी और पीएच। मतलब हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच है। ये 2 पे मैक्सिमम काम कर रहा है, आप 3 कर दीजिए एक्टिविटी कम, 4 कर दीजिए एक्टिविटी कम, 1 कर दीजिए एक्टिविटी कम। 2 पे इसकी एक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। ये हर एंजाइम के लिए है, 1 टेम्परेचर 1 पीएच फिक्स, कि इसी पे ये बेस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि उसी पीएच पे और उसी टेम्परेचर पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो सबस्ट्रेट से बेस्ट फिट हो रहा है। सबस्ट्रेट से क्या हो रहा है, बेस्ट फिट हो रहा है। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट किसी को? चलिए, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें थी जो आपको क्लियर होगी तो अच्छी बात है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात पे चल रहे हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट है। अगली जो बात आ रही है वो आ रही है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कैसे इफेक्ट कर रहा है एंजाइम। अब ये समझाने के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5 टेस्ट ट्यूब का। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, टेकिंग टाइम एज वेल। I know I'm taking time and that is because ये वाला चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। जहां पे बायोलॉजी आएगी थोड़ा थ्योरी, वहां पे आई विल कंपनसेट दिस टाइम। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से समझो इस चीज को, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स यहाँ इंपॉर्टेंट, रटने वाली किताब से पढ़ सकते हो। ओके, मेरे पास यहाँ पे 6 वेसल्स हैं। ठीक है, अब इन 6 वेसल्स में 6 स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास एंजाइम है। कितना कितना एंजाइम है हमारे पास? 5 मॉलिक्यूल है ना, लेट्स से 4, ज्यादा से 4 हमारे पास 4 एंजाइम है। 1 एंजाइम, 2 एंजाइम, 3 एंजाइम, 4 एंजाइम। ठीक है, ओके, सब में मेरे पास 4 एंजाइम है। 1 एंजाइम, 2 एंजाइम, 3 एंजाइम, 4 एंजाइम, 2 3 4। फटाफट से बना लेंगे इसको। 3 4 एंजाइम। नाउ पे आपके पास 4 एंजाइम। ठीक, अब मैं इंडिपेंडेंट स्पीड नोट करूंगा हर एक रिएक्शन में। हर एक रिएक्शन में इंडिपेंडेंट स्पीड नोट करूंगा। रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 4, रिएक्शन 5, रिएक्शन। ओके, अब मैं बताऊंगा स्पीड, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अच्छा, एंजाइम की क्या कैपेबिलिटी है? एंजाइम की कैपेबिलिटी है कि जैसे ये सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। 1 सेकेंड में वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेसल में मैंने एक सबस्ट्रेट डाला। क्या डाला? एक सबस्ट्रेट, और मुझे क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या आएगी बेटा? भाई सबस्ट्रेट जाएगा, एंजाइम से टकराएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, 1 सेकेंड लगेगा, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? एक प्रोडक्ट पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? ये सर मैं आगे बढ़ू? यस सर। ओके,
अगले वाले में आप बताएंगे। नेक्स्ट में मैंने 2 सबस्ट्रेट डाले, क्या स्पीड आएगी? टू molecules per second. 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड भाई, एक सबसे जाएगा इस एंजाइम में लगाएगा, एक सबसे जाएगा इस एंजाइम में लगाएगा, और प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको 2 मॉलिक्यूल रहेंगे पर सेकंड। तो स्पीड बढ़ गई यार, सपोज यस बढ़ गई। अब मैंने 3 सबस्ट्रेट डाले, कितने डाले? 3। अब स्पीड क्या आएगी? एक तक आया, दूसरा तक आया, 3 तक आया, स्पीड आ गई 3 पर सेकंड। ओके, चौथे वाले में मैंने 4 सबस्ट्रेट डाले, स्पीड क्या आएगी? 4 per second. 4 पर सेकंड, वेरी गुड। पांचवें वाले में मैंने 5 सबस्ट्रेट डाले, स्पीड क्या आएगी? 4 per second. 4 पर सेकंड। यही बात समझनी है, क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम्स लिमिटेड है। जब 4 आपस चारों बाइंड कर गए तो 4 ऑलरेडी बाइंड है, तो 5वें सबस्ट्रेट को वेट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम स्पीड जो आपकी रीच होगी वो 4 पर सेकंड है। फिर चाहे आप 6 सबस्ट्रेट भी डाल दो, फिर आपने अगर 6 सबस्ट्रेट भी डाल दिए तो भी स्पीड क्या होगी? 4 पर सेकेंड। 4 पर सेकेंड। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि शुरू में तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ रही थी 1 2 3 4। बट जब सैचुरेशन रीच हो गया, वो मैक्सिमम हो गई, उसके बाद आप सबस्ट्रेट कितना मर्जी बढ़ाते गए, स्पीड ऑफ द रिएक्शन और ज्यादा नहीं बढ़ा। क्लियर पॉइंट? आई सपोज ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी चीज को, ये सेम चीज है, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, अगर इसी चीज का मैं ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ मैथमेटिकली, और मैं एक एक्स एक्सिस ले लूं, एक वाई एक्सिस ले लूं, और एक्स एक्सिस में मैंने डाल दिया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मैंने ये ले लिया। आप केमिस्ट्री से जानते हो कि मैं जब ब्रैकेट के अंदर ऐसे लेता हूं, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वो इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, आरसीएन रिएक्शन, ठीक है। इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, इस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। तो आपको जो मैंने पढ़ा है वही है, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ बनेगा। पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है। एक टाइम आएगा जब वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो लेट्स से वो मैक्सिमम हो गई, ये बोलते थे कि वो क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। इसको बोलते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम, Vmax हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। उसके बाद वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं बनाया, मैंने वही बताया जो आपने पढ़ा कि पहले बड़ी फिर मैक्सिमम पहुंच गई, और मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद इट बिकेम कांस्टेंट। तो इस तरीके का ग्राफ आता है जब आप सबस्ट्रेट और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को एक साथ प्लॉट करके। रिमेंबर दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज कांस्टेंट। आप एंजाइम का नंबर नहीं बढ़ा सकते, ऑफ कोर्स आप 4 मॉलिक्यूल एंजाइम के जगह 5 या 6 ले लोगे, ऑफ कोर्स फिर स्पीड बढ़ जाएगी। बट फॉर अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, है ना, फॉर अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। When we increase the substrate, velocity of the reaction increases first and then becomes constant. ठीक, ये मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें से मुझे एक और चीज समझानी है। अगर ये Vmax है तो इसके हाफ को, एग्जैक्टली हाफ को, अगर मैक्सिमम स्पीड थी 4 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, तो 2 मॉलिक्यूल पर सेकेंड को आप क्या बोलोगे? Vmax का आधा, उसको हम बोलते हैं Vmax by 2। तो Vmax का आधा इज Vmax by 2। कोई डाउट? इस Vmax by 2 के लिए आपको जितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए वो कितना होगा? ये हो गया Vmax by 2, ग्राफ में हो गया, ये 1 पॉइंट क्या होगा? Vmax by 2। अब इस Vmax by 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, उसको अगर हम जानना चाहें तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो आके यहां मिल गया, और यहां से लेकर यहां तक ये मेरी हो गई वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, जो मुझे चाहिए हाफ द मैक्सिमम स्पीड पहुंचने के लिए। इसको मैं बुलाता हूं Km। क्या बुलाता हूं? Km, एंड Km इज नोन एज K एंड स्मॉल m। इसको मैं बुलाता हूं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या लिखना?
km is not a unit of velocity. ये प्रोडक्ट पर सेकंड में नहीं आएगा. km का जो वो है यूनिट है वो सबस्ट्रेट में है. km is the concentration of substrate. ठीक है, concentration of substrate required to reach half the maximum velocity. half the maximum velocity. अब जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मेरे पास एक बड़ा ही सिंपल सा लेमैन एग्जांपल है. ठीक है, लेकिन मैं पहले पूछना चाहूंगा क्या कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? अगर किसी को सबको समझ में आ गया तो फिर आई वुड गो टू द एग्जांपल. केएम को सबको समझ में आ गया? सर आप लेमन बता दीजिए. काजल नहीं आया समझ में? सर आगे बट और बेटर आ जाएगा ना. हाँ जी, बेटर आ जाएगा. एग्जांपल बता दो. ठीक है, तो काजल तुमसे ही बात करते हैं. मुझे बताओ कि तुम्हारे पास स्कूटी है, स्कूटी चलाती हो तुम? यस या बाइक या कार है? स्कूटी चलाती हो तुम? कौन सी स्कूटी है तुम्हारे पास? एक्टिवा 4G. एक्टिवा है. ठीक है, एक्टिवा की तुम्हारी जो स्कूटी है उसमें स्पीडोमीटर होगा ना? स्पीडोमीटर. यस सर. स्पीडोमीटर में मैक्सिमम स्पीड कितनी रखी है? सुई कहां तक जाती है? तुम्हारी सुई मतलब स्कूटी की सुई की बात नहीं कर रहा, लिखी कितनी हुई है उसके ऊपर? या स्कूटी मैक्सिमम कितनी स्पीड पे जाती है? 120. 120. ठीक है, ओके 120 लिखी होगी. चलिए मान लेते हैं कि तुम्हारी स्कूटी की मैक्सिमम स्पीड 120 है. ठीक है, ओके, तो उसकी आधी कितनी हो गई? 60. अच्छा, अब समझो 120 तुम्हारा वी मैक्स है. 120 क्या है, मैं थोड़ा साइड जाता हूँ. 120 तुम्हारा क्या है? वी मैक्स. ठीक है, 60 है वी मैक्स बाय 2. 60 क्या है? वी मैक्स बाय 2. 60 पे पहुंचने के लिए तुमने कितना एक्सेलरेटर दिया? दैट इज km. दैट इज km. It is not 60. It is accelerator required to reach 60. Got it? Yes sir. अच्छा, और बताता हूँ, इंपॉर्टेंस बताता हूँ. अब मान लो तुम्हारे पास एक्टिवा है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 है. ठीक है, और लेट्स से मेरे पास कोई बाइक है. ठीक है, एग्जाम बाइक छोड़ते हैं, बाइक को स्कूटी से कंपेयर नहीं करते. किसी और के पास भी स्कूटी है. ठीक है, उसके पास कोई दूसरी स्कूटी है. लेट्स से उसके पास टीवीएस जुपिटर है. ठीक है, अब टीवीएस जुपिटर की भी स्पीड मैक्सिमम 120 है. गॉट इट? अच्छा, टीवीएस जुपिटर भी की कभी वी मैक्स बाय 2 कितना हो गया? 60. आपकी स्कूटी का भी वी मैक्स बाय 2 क्या हो गया? 60. ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारी स्कूटी में 60 पे पहुंचने के लिए इतना एक्सीलरेटर देना पड़ता है, खूब सारा देना पड़ता है. ठीक है, और मान लो टीवीएस जुपिटर में वही एक्सीलरेटर थोड़ा सा कम देना पड़ता है. ठीक है, बेटर स्कूटी कौन सी है? TVS. पिकअप बाइक, लुक वाइज नहीं. हाँ, TVS. दूसरी वाली है ना, जिसमें आपको कम एक्सीलरेटर देना पड़ रहा है ना? अच्छा, ओके, ठीक है, तो कम एक्सीलरेटर देखो, जो कम एक्सीलरेटर में जल्दी स्पीड पकड़े वो बेटर स्कूटी हो गई. स्पीड बाय कम. अच्छा, अब एक एंजाइम है, ठीक है ना, जिसकी km वैल्यू 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड है, और दूसरा एंजाइम है उसकी km नहीं, पर सेकेंड नहीं बोलेंगे क्योंकि कंसेंट्रेट सबसेट है. एक एंजाइम है उसकी km वैल्यू है 10 मॉलिक्यूल. ठीक है, और दूसरा एंजाइम है उसकी km वैल्यू है 8 मॉलिक्यूल. तो विच वन इज अ बेटर एंजाइम? 8 मॉलिक्यूल. एग्जैक्टली. तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर मुझे दो एंजाइम्स को कंपेयर करना हो कि विच एंजाइम इज अ बेटर एंजाइम, तो आई कैन जस्ट लुक एट दैट km वैल्यू. जिसकी km वैल्यू कम वो एंजाइम बेटर. क्लियर पॉइंट? अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, समथिंग नोन एज आइसोजाइम. अब आइसोजाइम क्या होता है? आइसोजाइम्स एक्चुअली वो एंजाइम्स हैं जो एक जैसे एंजाइम होते हैं जिनका फंक्शन सिमिलर होता है. ठीक है ना, बस वो अलग अलग जीन से आ रहे हैं, इसलिए उनको हमने मतलब सेम टाइप सेम एक्टिविटी वाले एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोजाइम्स. तो हम km वैल्यू से कभी भी दो अलग अलग एंजाइम्स को कंपेयर नहीं कर सकते. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोले कि कंपेयर करो पेप्सिन को सलाइवरी अमाइलेज के साथ. आई कैन नॉट कंपेयर पेप्सिन विद सलाइवरी अमाइलेज. क्यों? दो अलग एंजाइम है भाई, दोनों का अपना एक्शन अलग अलग है.
अब कोई मुझसे बोले कि स्कूटी को कंपेयर करो मतलब कि किसी कार के साथ, ठीक है ना, फरारी के साथ, तो क्या वो अच्छा कंपैरिजन है? नहीं। स्कूटी को स्कूटी से कंपेयर करेंगे, बाइक को बाइक से कंपेयर करेंगे, कार को कार से करेंगे, और कार में स्पेसिफिक रेसिंग कार को रेसिंग कार से करेंगे, लग्जरियस कार को लग्जरियस कार से करेंगे, और दूसरी कार को दूसरी कार के साथ करेंगे। तो स्कूटी को स्कूटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें जब दो एंजाइम को कंपेयर करना है तो याद रखना वो दोनों एंजाइम सेम काम कर रहे होने चाहिए। अगर दोनों एंजाइम सेम काम कर रहे हैं तो मतलब वो क्या है? आइसोजाइम्स। क्लियर है? और दोनों में से कौन सा आइसोजाइम बेटर बोलोगे जिसकी केम वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। आई सपोज आई एम लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो आपको केएम क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ केएम भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं कुछ समथिंग होना इनोवेशन की। इनोवेशन, आइए इनोवेशन पे आते हैं। इनोवेशन क्या है? इनएक्टिवेशन। अब दो तरीके के इनोवेशन होते हैं, आपको दो ही तरीके के बताएंगे, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव दो तरीके के इनोवेशन। कॉम्पिटिटिव इनोवेशन में क्या होता है कि सिंपल सा चीज है, जो इनोवेटर है, इनोवेटर इज इक्वल टू सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इनोवेटर का और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो और कॉम्पिटिटिव इनोवेटर जब आता है, ठीक है, इट कम्पीट्स फॉर द सेम साइट, सेम एक्टिव साइट जिसके लिए सबस्ट्रेट बाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज से बाइंड करता है, तो ग्लूकोज क्या है? सबस्ट्रेट। हेक्सोकाइनेज क्या है? एंजाइम। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज का जैसे ही मॉलिक्यूल आ गया, कोई मॉलिक्यूल आ गया, उसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज से मिलता जुलता है। स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, भाई चाबी की मैंने कॉपी बनाई है तो वो उस जगह बाइंड करेगी। तो क्योंकि ग्लूकोज उसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, तो इट विल बाइंड टू द हेक्सोकाइनेज एट द सेम साइट वेयर ग्लूकोज बाइंड्स। मतलब इट विल बाइंड टू द एक्टिव साइट। मतलब अगर आपका एक ग्लूकोज हो और एक आपका इनहिबिटर हो, दोनों कंपीट करेंगे वहां बाइंड करने के लिए, एक ही जगह बाइंड करने के लिए। इसलिए ऐसे इनहिबिटर को मैं बोलता हूं दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आ रही बात समझ में? लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर आपकी बॉडी में अगर आ भी गया है तो आप क्या कर सकते हो? आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा के, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाकर आप उसको बाइंड करने से रोक सकते हो, बाइंड करने से रोक सकते हो। इसीलिए जैसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है, अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मैक्सिमम रिएक्शन में पहुंच जाओगे। यू विल रीच वी मैक्स। तो वी मैक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस उसको पहुंचने के लिए अब आपको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी। आप वी मैक्स से पहुंच जाओगे, लेकिन वही वी मैक्स पहुंचने के लिए आपको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी। इसलिए जो वी मैक्स है वो आपका सेम रहता है अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको अब ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए उसी रिएक्शन में पहुंचने के लिए, अब आपका जो ये है क्या कहते हैं इसको, केएम, ये केएम इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। केएम आपका इंक्रीज कर जाएगा। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। Vmax will remain same and Km will increase। तो अगर मुझे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का डायग्राम बनाना हो, अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ इसी फ्लो चार्ट के अंदर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो इसका अगर मैं येलो कलर से, इस कलर से अगर मैं इसको बनाऊं, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ये Vmax तक पहुंच रहा है। पहले ही Vmax यहाँ पहुंच रहा था, अब ये हो सकता है थोड़ी देर में पहुंचे, है ना। अभी थोड़ी देर में पहुंचेगा, ये थोड़ी देर में पहुंचा, ये
पहुंचा पहुंचा अब पहुंचा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है Vmax से पहुंचा, Vmax से पहुंच गया, मगर अब कंसंट्रेशन ज्यादा लगी। अब कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा लगी? पहले इस पॉइंट पे Vmax/2 हो रहा था, अब Vmax/2 का पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग जाऊं तो इतनी वैल्यू बढ़ गई, इतनी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो Km बढ़ गया, Km क्या हो गया? बढ़ गया, लेकिन Vmax रिमेन सेम। तो ये जो ग्राफ है दैट इज डिपेक्टिंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इट इज डिपेक्टिंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर पॉइंट? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको ध्यान रखना है कि Vmax will be same and Km will increase। आइए बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर, पे अटेंशन, आई यूज अ व्हाइट चॉक फॉर दिस। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर डज नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट, क्योंकि इनहिबिटर सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता, उसके जैसा नहीं होता। तो बट ऑब्वियसली बात है, वो बाइंड भी नहीं करेगा वहां पर जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। मतलब उसको सबस्ट्रेट वाली जगह बाइंड नहीं करना, उसको कहीं और बाइंड करना। तो एंजाइम से किसी और दूसरी साइड पे बाइंड करता है, और बाइंड करके एंजाइम का स्ट्रक्चर ही बदल देता है। और स्ट्रक्चर बदल देने से अब वो एंजाइम किसी काम का नहीं रहता, मतलब वो एंजाइम को ही खराब कर दे रहा है, एंजाइम को ही बदल दे रहा है। अब क्योंकि दोनों में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो मैं कितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ा लूं, इस इनहिबिटर के एक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसको मतलब ही नहीं है सबस्ट्रेट से, इसको मतलब नहीं सबस्ट्रेट से। इट इज नॉट कंपीटिंग विद द सबस्ट्रेट। आरी बात समझे? सो व्हेन इट इज नॉट कंपीटिंग विद द सबस्ट्रेट, इसको फर्क नहीं पड़ता सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, इसने अपना काम करना ही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, इसीलिए इसमें Km पे कोई खास फर्क नहीं पहुंचेगा, Km will remain same। लेकिन आपका जो Vmax है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। Vmax will decrease। आइए मैं आपको बेटर समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। वापस स्कूटी पे चलते हैं, ठीक है। तो वापस स्कूटी के एग्जांपल पे अगर हम आए, आप समझिए आपके स्कूटी में दो तरीके की दिक्कतें आई। चलिए इस स्कूटी को मैं बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ना पहले ऐसे बताता हूँ एग्जांपल से। इस पेन होल्डर के, सॉरी इस चॉक होल्डर के, आपको मैंने पढ़ाया था, ये सबस्ट्रेट था, मेरा हाथ एंजाइम था, ये इस पे बाइंड कर रहा था, इस पे बेटर फिट हो रहा था, ये इसके कुछ बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, और ये प्रोडक्ट बन रहा था। ये मान लीजिए चॉक, ये प्रोडक्ट है, उसको रिलीज कर दे रहे थे। ये नॉर्मली हो रहा था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ? ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ, ठीक है, कि इस चॉक होल्डर के बजाय ये सबस्ट्रेट है, एक और इसके जैसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर आ गया। आई डोंट हैव अनदर चॉक होल्डर। लेट्स से चलिए इसको ऐसे समझ लो कि इसके इसी जैसा कोई मिलता जुलता स्ट्रक्चर आ गया, मान लो उसमें चॉक ही नहीं, विदाउट चॉक, ठीक है ना। ये सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें चॉक नहीं है, मतलब ये इनहिबिटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे, ये आपका सबस्ट्रेट था विद चॉक, सबस्ट्रेट, और थोड़ा सा डिफरेंस कर दे दिया मैंने, ये हो गया आपका इनहिबिटर। अब इनहिबिटर आपका ये है, ठीक है ना। अब इनहिबिटर भी क्योंकि मिल रहा है सबस्ट्रेट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर में, ये भी यही बाइंड करेगा एग्जैक्टली इसी जगह पर, है ना। लेकिन ये कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, या जो प्रोडक्ट देगा वो किसी काम का नहीं होगा। यानी अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट दे रहा है या प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? चौक ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ, मतलब ये है ही नहीं वो चीज जो मुझे चाहिए थी। क्लियर है पॉइंट? तो अब ये मेरे लिए इनहिबिटर हो गया कि ये बाइंड तो कर रहा है लेकिन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे रहा, या तो प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा, या जो दे रहा है प्रोडक्ट वो किसी काम का नहीं। मान लो कि ये है आपका इनहिबिटर, ये आपका क्या है? इनहिबिटर। ये बाइंड तो कर रहा है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट दे रहा है तो ये मुझे दे रहा है लाल चौक। अब लाल चौक मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे व्हाइट से लिखना है। अब मुझे अगर व्हाइट से लिखना है तो लाल वाली चौक मेरे किसी काम की नहीं है। तो क्योंकि ये बाइंड सेम एक्टिव साइट से कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि व्हाइट चौक है वो नहीं दे रहा, तो दिस इज कंसीडर्ड एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
क्लियर पॉइंट। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जांपल मैं आपको भी थोड़ी देर में लिखवा दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा। आइए चलते नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है कि अब ये देखिए, ये मेरा सबस्ट्रेट था, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, लेट्स से ये चाबी है, जैसा कि इट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये चाबी किसी भी एंगल से इससे नहीं मिल रही। अब क्योंकि इससे मिल नहीं रही तो ये वहां बाइंड नहीं करेगी जहां पे इसने करना था, ये कहीं और बाइंड करेगी। अब ये चाबी क्या हुई, ये चाबी आई और लेट्स से यहाँ पे ऐसे बाइंड हो गई, ये लेट्स से लाइक दिस, यहाँ पे आके ऐसे बाइंड कर गई। अब जैसे ही ऐसे बाइंड कर गई, इसने स्ट्रक्चर बदल दिया मेरा। अब ये सबस्ट्रेट आया, ये यहाँ बाइंड ही नहीं कर पा रहा, इट इज नॉट एबल टू बाइंड हियर बिकॉज अब इसने एंजाइम का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, अब वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी रही नहीं है। तो क्योंकि ये वाला इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है, इट इज नॉट रिजेंबलिंग द सबस्ट्रेट, ये कहीं भी सबस्ट्रेट से मिलता जुलता नहीं है, ये वहां पे बाइंड नहीं कर रहा, रिएक्टिव साइड पे बाइंड भी नहीं कर रहा, लेकिन ये एंजाइम को खराब कर दे रहा है, उसको इस लायक नहीं रहने दे रहा कि वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर सके, इसलिए ये ओवरऑल Vmax को कम कर दे रहा है। अब Vmax अगर कम हो गया तो कॉन्सिक्वेंटली द Km विल रिमेन द सेम। जिसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने जा रहा था कि मान लो स्कूटी है, स्कूटी की मैक्सिमम स्पीड 120 है, Vmax इज 120, Km इज 60। पहले उसको इतना एक्सीलरेटर देना पड़ रहा था ताकि वो 60 पे पहुंच जाए, ठीक है। अब मान लो स्कूटी में गड़बड़ हो गई, पहले गड़बड़ नंबर एक कुछ इस तरीके की हुई कि अब वो स्कूटी का एक्सीलरेटर देना पड़ रहा है ज्यादा, लेकिन वो 120 पे पहुंच रही है, वो 120 पे पहुंच रही है, एक्सीलरेटर देना पड़ रहा है थोड़ा जैसे पहले इतना देना पड़ रहा था, थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इतने से थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये एक इनिबिशन है, लेकिन इसको बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जहां मुझे जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्कूटी 120 की स्पीड पे पहुंच जा रही है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है, थोड़ा एक्सीलरेटर ज्यादा देना पड़ रहा है, इसको बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि आपका स्कूटी की जो मैक्सिमम स्पीड है वही 120 से लेट से 100 हो गई है। अब क्योंकि मैक्सिमम स्पीड 100 हो गई है तो कॉन्सिक्यूटिवली Km अब 60 नहीं रहा, अब 100 का आधा 50 हो गया, 100 का आधा क्या हो गया 50। अब पहले जो एक्सीलरेटर 60 तक पहुंचने के लिए लग रहा था, अब ऑलमोस्ट वही एक्सीलरेटर लग रहा है 50 तक पहुंचने के लिए। भाई कमी हुई है, इनोवेशन हुआ है, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेटर उतना ही लग रहा है। लेकिन आप देखिए, पहले जिस एक्सीलरेटर में हम 60 पे पहुंच रहे थे, अब उतने ही एक्सीलरेटर में हम 50 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अरे बात Km एक तरीके से कम हुआ है, लेकिन अब Km ही बदल गया ना, Km पहले Km 60 पे था, अब Km 50 पे, तो ओवरऑल Km क्या रहा है, सेम, इतना ही है एक्सेलरेटर। क्लियर पॉइंट। तो Km रिमेन्स सेम, बट क्योंकि Vmax ही कम हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली द Km इज रिमेनिंग द सेम। हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो यस, फर्क पड़ा है, पहले जिस स्पीड में हम 60 पे पहुंच रहे थे, अब 50 पे पहुंच पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा Vmax ही कम हो चुका है, तो कॉन्सिक्वेंटली Km भी कम हो चुका है, तो इसलिए हमें अपरेंटली कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। दैट इज फॉर यू नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होते हैं वो मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार अगर हो गया तो हो गया, उसको बदल नहीं सकते। कॉम्पिटिटिव में क्या है कि एक बार अगर बाइंड कर भी गया है कोई केमिकल, मैंने दूसरा केमिकल बढ़ा दिया, तो वो जो इनहिबिटर है वो इसको छोड़ देगा और सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये होता है, इट इज रिवर्सिबल, बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस आर मोस्टली इरिवर्सिबल। सर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होता, फिर वो बाइंड कैसे कर जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? नहीं काजल, यू आर नॉट गेटिंग इट। आई डिड नॉट से it is not complementary, it is complementary, it is non complementary to the active site but complementary to some other site। अच्छा, मल्टीपल पॉकेट्स होती है ना, ठीक है ना। ओके, एक्टिव साइट तो वो बोल रहा है जहां सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, उसके अलावा बाकी तो है ना साइट। सो अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, तो कैसा बनाऊंगा? समथिंग लाइक दिस, something like this, okay, wait a minute, something like this, okay। so Vmax डिक्रीज हो गया, Vmax क्या हो गया, कम हो गया, consequently Vmax by 2 भी कम हो गया, Vmax by 2 भी कम हो गया, यहां मान लो this is Vmax और ultimately
जिसका Vmax by 2 है वो कहीं ना कहीं यहीं पे आ रहा है, तो Km remains same। अब बस ये देखो कि Vmax क्या है, कम हो गया, तो जहां आप देखो Vmax कम हो रहा है आप समझ जाना कि वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। बस याद कर लेना कि Km will remain the same। So that's all about the competitive and non-competitive inhibition in the theory। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं आपको बेटर समझाने के लिए। आइए बेटर एग्जांपल्स की बात करते हैं। अच्छा ये बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। रिमेंबर दिस थिंग दैट इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द Km will increase, whereas in non-competitive Km remains same, or Vmax remains same in competitive, and in non-competitive Vmax decreases। Okay, चलिए just give me a minute, make a chalk लिया, white color chalk लिया। चलिए आगे बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स पर आ जाए तो कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल बड़ा आसान सा मान लीजिए। एक है, अब तो रिएक्शन बताता हूं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है, फ्यूमरेट से बाइंड करते हैं और फ्यूमरेट को कन्वर्ट कर देता है मैलेट में। तो कोई मुझे बताएगा सबस्ट्रेट क्या, एंजाइम क्या, प्रोडक्ट क्या? फ्यूमरेट इज द सबस्ट्रेट, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस, तो फ्यूमरेट इज द सबस्ट्रेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज द एंजाइम, बताने की जरूरत नहीं है, और प्रोडक्ट क्या है, मैलेट। ठीक है, ओके। अब एक इनहिबिटर आता है, इनहिबिटर का नाम है मैग्नेट। ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, apologies for this। सबस्ट्रेट का नाम है सक्सिनेट, बिकॉज इट्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, तो सक्सिनेट से बाइंड करता है और कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट। ओके, सो सक्सिनेट इज द सबस्ट्रेट, फ्यूमरेट इज द प्रोडक्ट, फ्यूमरेट इज द प्रोडक्ट। तो ये सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब एक इनहिबिटर है, उसका नाम है मैलोनेट। मैलोनेट इज द इनहिबिटर। अब मैलोनेट जो इनहिबिटर है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजन से बाइंड करता है। कहां बाइंड करता है? सेम उसी जगह पर जहां पे सक्सिनेट बाइंड करता है, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं देता। तो मैं क्रॉस और सर्कल मारता हूं, जिसका मतलब होता है इनहिबिशन। तो क्रॉस और सर्कल मतलब इनहिबिशन। तो मैलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजन को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में अल्टीमेटली कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, आधी बात समझ में? तो मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। अगर मुझे मैलोनेट का एक्शन नलिफाई करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सक्सिनेट का अमाउंट बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, उसकी वजह से मैलोनेट का इफेक्ट नलिफाई किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट? तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल quoted from NCERT that malonate is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase enzyme, or malonate is a competitor of succinate, or malonate prevents the formation of the fumarate। So that is an example। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको। इसका एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग, इसका नहीं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जरा इसको सोचने की कोशिश करना।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन है। मान लो कि ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट, ये एंजाइम है और ये इसके पास यहाँ पे एक्टिव साइट है। सुनना, ये बैक्टीरिया का एंजाइम है। किसका एग्जाम है? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया एक ये सबस्ट्रेट ले रहा है ट्रायंगल, ठीक है, इसको यहाँ पे फिट कर रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट बना रहा है समथिंग लेट्स से स्क्वायर, समथिंग नोन एज स्क्वायर, एक प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम, दिस इज स्क्वायर इज द प्रोडक्ट। और ये स्क्वायर है वो बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर स्क्वायर नहीं होगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, मतलब अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। क्लियर? आ रही बात समझ? ओके, नाउ हम मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये एक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये एक प्रोडक्ट है, सी सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है जो कि एक एंजाइम से बाइंड करता है और प्रोडक्ट ऐसा रिलीज करता है जो आगे बैक्टीरिया के डिवीजन के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मान लो मेरी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, और मुझे उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है, मतलब मुझे इस सबस्ट्रेट को रोकना है। मैं चाहता हूं ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड ना करे, तो मैं इसके जैसा मिलता जुलता केमिकल अगर बॉडी में रिलीज कर दूं जो कि ये ना हो, इससे मिलता जुलता हो लेकिन ये ना हो, थोड़ा डिफरेंस हो, तो वो जाके इससे बाइंड कर जाएगा और डिफाइंड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और क्योंकि डिफाइंड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा बैक्टीरिया स्लोली ग्रेजुअली मर जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो इस चीज की कॉम्प्लीमेंट्री पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है टू फॉर्म सम प्यूरिन्स, और वो प्यूरिन्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि प्यूरिन्स बनेंगी तो ही बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो प्यूरिन का रेप्लिकेट जरूरी है डीएनए बनाने के लिए, तो प्यूरिन्स बनेंगी तभी बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, तभी बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जैसा ही हमने यूज किए सल्फा ड्रग्स। क्या यूज किए? सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स कुछ नहीं होते बल्कि सल्फा ड्रग्स आर स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड to inhibit the enzymes, to inhibit the action of para-amino benzoic acid so that to kill the bacteria। तो सल्फा ड्रग्स का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं और ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है ड्रग डिजाइनिंग में। भाई ड्रग डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां पे हम ड्रग डिजाइन करते हैं। कैसे डिजाइन करते हैं आपको आइडिया देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट ठीक है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ड्रग डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जिस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ड्रग बनाना है, मान लीजिए मेरे को मलेरिया के खिलाफ ड्रग बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लाज्मोडियम का जीनोम देखूंगा, प्लाज्मोडियम कैसे मुझे इन्फेक्ट कर रहा है वो देखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि प्लाज्मोडियम में, मैं आपको सिंपल एचआईवी का एग्जांपल देता हूँ। भाई एचआईवी के एक्टिव रहने के लिए, एचआईवी के काम करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बड़ा जरूरी है, यू नो दैट, ओके। मैंने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मैंने क्या किया, पूरा 3D स्ट्रक्चर बना लिया। बताया 3D स्ट्रक्चर मैं देख सकता हूँ, मैंने उसको आइसोलेट किया और उसको मैंने एनालाइज किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड यूज किया एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड यूज किया, मतलब कोई मेथड यूज किया और उसका 3D स्ट्रक्चर मैंने एनालाइज कर दिया। अब मेरे पास कंप्यूटर में मेरे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, किसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का पूरा 3D स्ट्रक्चर है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करने के लिए उसकी एक्टिव साइट कौन सी है। मैंने उसकी एक्टिव साइट का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया कि ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। अब उसकी एक्टिव साइट को देखकर मैंने एक केमिकल डिजाइन किया। क्या किया? केमिकल डिजाइन किया। अब वो केमिकल एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी एक्टिव साइट की, ठीक है। और फिर मैंने वो केमिकल कुछ भी तरीके से, किस तरीके से मैंने उसको लैब में बना लिया। देखिए बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, 7-8-10 साल लग जाते हैं इसका, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। खैर मैंने वो
स्ट्रक्चर ले लिया, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री देख लिया कि कैसी उसकी साइड है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री मैंने केमिकल बना लिया लैब के अंदर, और अब वो केमिकल कुछ नहीं बल्कि मेरा ड्रग है। उसके 10 मिलीग्राम में भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं उसके, और वो करोड़ों मॉलिक्यूल्स मेरी बॉडी में जाएंगे और जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जहां जहां मिलेगा उससे बाइंड कर जाएंगे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देंगे। रिवर्स, क्योंकि वो बने ही उसके एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो उसको इनहिबिट कर देंगे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम नहीं कर पाएगा। तो जितना ड्रग डिजाइनिंग का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे ही क्या है, बेस्ड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वो वाला एंजाइम चूज करें जो एंजाइम आपकी बॉडी में ना हो। और अगर आपने प्लाज्मोडियम का वो वाला एंजाइम इनहिबिट करने की कोशिश करी जो आपकी बॉडी में भी इंपॉर्टेंट है, और जब आपकी बॉडी में वो उसे बाइंड कर गया और उसको इनहिबिट करने लग गया, उसका साइड इफेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, वाचुला उतना तो बैक्टीरिया नहीं मरा, उतना तो प्लाज्मोडियम नहीं मरा, इतना तो HIV वायरस नहीं मरा जितना शायद आपको इफेक्ट पहुंच गया। ठीक है ना, तो वो सब चीज ध्यान रखनी होगी। दैट इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हाँ जी सर, सल्फर ड्रग्स क्या लिखा है? मैं सल्फा ड्रग्स, यस सर। मैंने सल्फा ड्रग्स लिखा है, सल्फा। ऐसा कुछ डिफरेंस होगा, मान लो कि ये पैरामीटर बेंजोइक एसिड है और ये सल्फर ड्रग है, समथिंग लाइक दिस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट ये समथिंग लाइक, यहाँ पे सल्फर होता है, यहाँ पे अमीन ग्रुप होता है, तो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। चलिए आगे बात करते हैं। आखिरी एग्जांपल है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से, और इसके बाद मैं आपके क्लास एंड कर दूंगा। ठीक है, आखिरी एग्जांपल सुन लीजिए। इट इज फ्रॉम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एग्जांपल है साइनाइड। साइनाइड इज अ पॉइजन। ओके, पॉइजन कैसे? इट इज एन इनहिबिटर ऑफ, it is a competitive non-competitive inhibitor of and non-competitive and non-reversible it's non-reversible and non-competitive inhibitor of cytochrome oxidase and cytochrome oxidase is a very important chemical of electron transport chain electron transport chain जानते हैं आप, तो मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो याद रखना, साइनाइड इज अ नॉन रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल मी समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? कुछ पता हो जिसको? सर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम करता है? Okay. प्रोटॉन्स को जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है उसमें से बाहर निकालता है स्पेस में। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप समझ लीजिए। इट्स वेरी वेरी सिंपल। देखिए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। वो आपको एटीपी बना के देता है। ओके, सो इफ यू वांट एटीपी, द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी आ कैसे रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज ब्रेक किया या आपने कुछ भी ब्रेक किया, ग्लूकोज ब्रेक किया कंप्लीटली, तो आपको पता है कि ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होकर कहाँ जा रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास, जैसे कि एनएडीपी या एफएडीपी, सॉरी एनएडी या एफएडी। अब ये एनएडी और एफएडी इलेक्ट्रॉन्स लेके एनएडी से एनएडीएच बन जाते हैं, एफएडी से एफएडीएच बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर मतलब ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बना दिया, और मीनवाइल आपके पास कुछ आ गए एनएडीएच, कुछ आ गए एफएडीएच। ठीक है, अब ये एनएडीएच और एफएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वापस से रिड्यूस हो जाते हैं
इनटू NADH वापस बन जाता है NADPH D+ और FADH वापस बन जाता है FAD+। और जब ये बदलते हैं आपस में, तब अब जब ये NADH से वापस NAD+ बनेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, FADH से जब ये FAD+ बनेगा फिर कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे 4-5 प्रोटीन्स होते हैं, उनमें आपस में खींचते चले जाते हैं। एक प्रोटीन दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट की वजह से कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है। उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP बनाने के लिए। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन के मूव करने वाली चेन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रही है और उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रही है ATP बनाने के लिए। ठीक है, तो ये काम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब इस चारों प्रोटीन में से अगर मैं एक को इनहिबिट कर दूं कि भाई तू काम नहीं करेगा, अगर उनमें से अगर एक भी काम ना करे तो क्या होगा? 1 2 3 4 एक पे एक्शन रुक गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना बंद हो गए तो एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी, एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी तो ATP नहीं मिलेगा, ATP नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में काम कैसे होगा? इसीलिए साइनाइड क्या कर रहा है, इनमें से एक प्रोटीन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसको इनहिबिट कर दे रहा है। अब वो इनहिबिट हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से एनर्जी की कमी की वजह से अल्टीमेटली पर्सन डाइज। इसीलिए साइनाइड इज अ पॉइजन बिकॉज इट्स डायरेक्टली अटैक्स योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है पॉइंट? Any specific doubt of anybody? चलिए फिर नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे इसके बारे में। See you in the next class.